नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। रूस पिछले 4 दिनों से लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है और जिस प्रकार से जंग जारी है उससे तो अभी युद्ध खत्म होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस युद्ध में किस देश की क्या भूमिका होगी और खासकर भारत की क्या भूमिका होगी, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन अभी तक रूस और यूक्रेन की जंग में भारत की भूमिका तटस्थ रही है। 3 दिन में दूसरी बार ऐसा मौका आया जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ वोटिंग करने से दूरी बना ली है। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन संकट पर आपातकालीन सत्र बुलाया। इससे पहले शुक्रवार को भी यूक्रेन से रूस की सेना वापसी को लेकर प्रस्ताव लाया गया था। रूस के खिलाफ लाए गए दोनों प्रस्तावों पर वोटिंग करने से भारत दूर रहा है। ऐसे में अब भारत की क्या भूमिका होगी, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ हैं जितेंद्र ओझा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। धन्यवाद प्रवीण जी। सर, भारत ना तो प्रत्यक्ष और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के दबाव में यूक्रेन का साथ दे सकता है और ना ही रूस से दूरी बना सकता है। ऐसे में अब भारत की आगे की क्या भूमिका होगी, क्योंकि अभी तक जो है वो भारत तटस्थ रहा है और ऐसा भी देखा गया है कि जब खास करके सुरक्षा परिषद में भारत घिरा है तो उस वक्त रूस ने ही भारत का साथ दिया है। तो अब आगे भारत की भूमिका क्या होने वाली है? देखिए, भारत की स्थिति और देशों के मुकाबले काफी अलग है। हम दुनिया के अगर 4 या 5 बहुत बड़े देशों को माने या बहुत बड़ी शक्तियों को देखें तो भारत उसमें अवश्य है, लेकिन जितनी ज्यादा भारत के पास चुनौतियां हैं उतनी शायद किसी और देश के पास नहीं है जी। अब देखिए कि एक तरफ चीन हमारी तरफ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है और दोनों के साथ जो संघर्ष है वो बहुत अलग किस्म का है। तो ये जो है ऐसी स्थिति में रूस और चीन का कभी न कभी डिफरेंस होना ही होना है। मेरा मानना है कि अगर भारत का प्राइवेट सेक्टर मजबूत होता, आर्थिक रूप से हम सशक्त होते, हमारे पास R&D बहुत मजबूत होती, तो चीन के साथ जो है रूस को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। रूस भारत के साथ आता और भारत का एक अच्छा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का मॉडल होता तो मुझे लगता है कि हम रूस को भी पुश कर सकते थे। ये पूरी जियोपॉलिटिकल जो इक्विलिब्रियम है, उस इक्विलिब्रियम में चाइना जिस तरीके से आया है तो इम्बैलेंस हुआ है और उस इम्बैलेंस की बहुत बड़ी वजह यह है कि भारत उस तरीके से मजबूत नहीं हुआ है और भारत अकेला देश है जिसको अमेरिका की भी जरूरत है और रूस की भी जरूरत है और अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। तो इस बैलेंस में मेरे ख्याल से आगे आने वाले समय में भारत को पुरजोर कोशिश करनी होगी कि किसी तरीके से इस युद्ध को रोके ताकि अमेरिका और रूस में झगड़ा भारत के हित में बिल्कुल नहीं है और उनको समझाए और रूस को भी समझाए और क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए बहुत जरूरी है तमाम देशों को भी बताए कि भाई हमारे लिए जो है रूस के खिलाफ वोट करना संभव नहीं है। बहुत सारी वजह है। एक वजह ये भी है पुराने संबंध और पुरानी मित्रता को कोई भी देश अगर भुला देता है तो उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। तो भारत रूस के साथ पुरानी मित्रता नहीं भुला सकता, लेकिन मेरा मानना है कि ये युद्ध रूस के लोगों के हित में नहीं है। अगर इस युद्ध में किसी भी युद्ध में आपको एक खामियाजा भुगतना पड़ता है, उसकी एक कीमत अदा करनी पड़ती है। कोई युद्ध ऐसा नहीं होता जिस युद्ध की कीमत नहीं हो और मुझे समझ में नहीं आता कि आज के युग में युद्ध की आवश्यकता नहीं है, मिलिट्री और कन्वेंशनल वॉर की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिलिट्री और कन्वेंशनल वॉर से रूस के राष्ट्रपति ने एक बहुत ही, मैं समझता हूं कि रूस के लिए भी और दुनिया के लिए भी वो एक अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पूरी सेंट्रल एशिया के जो देश थे जो पहले रूस के सोवियत संघ के हिस्सा हुआ करते थे वो चाइना की साम्राज्यवादी नीति से बहुत ही परेशान हो गए थे और वो रूस की तरफ देख रहे थे। लेकिन रूस का ये रवैया यूक्रेन के साथ ऐसा है, मैं मानता हूं कि यूक्रेन की तरफ से बहुत गलतियां हुई है, यूक्रेन ने बहुत प्रोवोक किया है रूस को भी, लेकिन वो जो देश रूस की तरफ देख रहे थे उन देशों में भी संभव है कि रूस के प्रति गुडविल कम हो जाए। नहीं, तो इस युद्ध को किसी तरीके से रोकने की जरूरत है। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर ये युद्ध और भी खींचता है तो ऐसे में भारत की भूमिका क्या होगी? क्योंकि आप देखिए कि जब 1957 में कश्मीर का मुद्दा हो या 1961 में गोवा में जो पुर्तगालियों वाला मुद्दा था वो हो या फिर 1961 में ही भारत पाकिस्तान का मुद्दा हो या फिर 1971 में कश्मीर का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर रूस ने जो है वो संयुक्त राष्ट्र में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है भारत के पक्ष में। तो क्या ऐसी स्थिति में जब ये युद्ध आगे और बढ़ता है और आगे खींचता है तो क्या भारत फिर आगे, जब मान लिया जाए उनके पास दोनों तरफ से दबाव रहेगा, अमेरिका की तरफ से भी और रूस की तरफ से भी, तो ऐसी स्थिति में भारत किस भूमिका में होगी? देखिए, उसके मुकाबले दुनिया के हालात एकदम बदल चुके हैं।
वो कोल्ड वॉर का जमाना था जिसमें रूस और अमेरिका के बीच में संघर्ष चल रहा था, तो लोगों पे दबाव था। तब भी भारत ने अपनी तटस्थता बनाए रखी और रूस की जो मदद थी भारत के प्रति वो अनकंडीशनल सपोर्ट थी। आज की दुनिया बदल चुकी है, तो भारत के उस तरीके का पहली बात तो दबाव नहीं है। और उस समय जो है अमेरिका और पश्चिम के देश जानबूझकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। रूस को तोड़ने के लिए इन लोगों ने चीन के साथ भी दोस्ती की। अब ये इक्वेशन जियोपॉलिटिक्स में परमानेंट नहीं रहते, तो इक्वेशन बदलते रहते हैं। इस इक्वेशन में ऐसी स्थिति नहीं आएगी। और हाँ, जो रूस ने मदद की, भारत शायद बैक चैनल से या जो भी हो बातचीत हो रही होगी, तो उसमें जरूर अमेरिका को कह रहा होगा कि देखिए हमारे लिए मुश्किल है। और अमेरिका के भी जो थिंक टैंक के लोग, जो पुराने लोग हैं, जो बहुत चिंतक हैं, जो एसेस करते हैं, उन सभी लोगों से जब भी मेरी बात होती है तो उनका ये मानना होता है कि भारत को वो स्पेस दिया जाए, वो जगह दिया जाए, वो रास्ता दिया जाए। अमेरिका के लोग समझे कि भारत और रूस के पुराने संबंध है, लेकिन ऐसे में ये भी उम्मीद की जाती है कि भारत इतना सशक्त हो रहा है कि भारत जो है किसी मुद्दे पे रूस और अमेरिका में भी कुछ सहमति बना सके। तो हम जो है सिर्फ अपनी पूरी एनर्जी जो है अपने छात्रों को, अपने नागरिकों को बचाने में, लेके आने में नहीं खर्च करें। ये ब्यूरोक्रेसी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। डिप्लोमेसी या जियोपॉलिटिक्स इससे बहुत बड़ी चीज है। और डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स कहती है कि भारत जो है अपने घर में अंतर्मुखी होकर नहीं बैठ सकता। आपस के कलह में, आपस के झगड़े में भारत नहीं उलझ सकता है। भारत अगर एक बड़ी शक्ति है तो भीतर की व्यवस्थाएं तो मजबूत होनी चाहिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की इतनी मजबूती होनी चाहिए, इतनी पकड़ होनी चाहिए कि वो बात सुन सके। देखिए, इससे एक मैं कहूंगा कि आपकी गुडविल, डिप्लोमेटिक गुडविल या सोशल कैपिटल तो एक अपनी जगह है, लेकिन आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आपकी R&D कैपेसिटी, ये भी नेशनल सिक्योरिटी के हिस्से हैं। ये भी आपकी डिप्लोमेटिक पावर को तोड़ते हैं या कम करते हैं। इस वजह से चीन इतना आगे निकल चुका है बड़े फोकस्ड एरिया में। अमेरिका को बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ फोकस्ड एरिया में इतना निकल चुका है कि चीन के शह में आके हमारे जैसे लोगों को लग रहा है कि रूस जो है ऐसा मिस एडवेंचर कर रहा है, जो मिस एडवेंचर लॉन्ग टर्म में रूस की सुरक्षा के हित में नहीं है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में टैक्टिकल कुछ गेन हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में रूस की सुरक्षा के हित में ये बिल्कुल नहीं है कि रूस अपना ये खर्च कर दे। तो देखिए, वो हालात बदले हुए हैं और बदले हुए हालात में ऑप्शन भी हमारे पास अलग हो चुके हैं। तो मैं सोचता हूँ कि भारत को फिलहाल तो अपने सोशल कैपिटल पे रिलाई करना होगा और रूस को कन्विंस करने की कोशिश करनी होगी और अमेरिका को भी कन्विंस करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि सबसे अधिक किसी का नुकसान अगर होता है इस लड़ाई से उन देशों के अलावे जो डायरेक्टली इम्पैक्टेड है उनके अलावे, वो है भारत का लॉन्ग रन में। क्योंकि इस युद्ध में जैसे हम लोग कह रहे हैं ना, बिना एक बुलेट फायर किए हुए इस युद्ध के असली विजेता चीन बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल सर। जी सर, रूस ने जिस प्रकार से यूक्रेन पर हमला किया है, एक तो इसके पीछे की आप मतलब वजह क्या मानते हैं, और क्या इसके अलावा रूस के पास कोई और विकल्प नहीं था कि वो युद्ध ही करे, या फिर इसको बातचीत के जरिए भी यूक्रेन को यह समझाया जा सकता था कि नहीं, आप अमेरिका के खेमे में मत जाइए, आप हमारे खेमे में रहिए, और इसका समाधान रूस निकाल सकता था? देखिए, ये इसके ऊपर बहुत सी बातें आ रही हैं और आपने देखा होगा कई एक जर्नल्स में। रियलिटी क्या है, हम लोग तो सरकार से बाहर हैं, हम लोग व्यवस्थाओं से बाहर हैं। तो जो व्यवस्थाओं में भी लोग हैं उनके बारे में भी रियलिटी ठीक से पता नहीं होती। लेकिन जो कुछ भी आ रही है, आपने भी पढ़ा होगा कि किस तरीके से यूक्रेन जो है वेस्ट में नेटो में जाना चाहता था, इनको कोर्ट कर रहा था पूरे वेस्टर्न पावर्स को, और जो है रूस उनको ये कहना चाहता था कि ठीक है, आप हमारे हिस्से से आजाद हो गए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिए जो हमारे हित के खिलाफ हो। तो ये जो मेरा मानना है, देखिए मैं ये नहीं कहता कि एकदम कठोर सत्य है, लेकिन जहां मैं खड़ा हुआ हूं, जहां से पढ़ के समझ के मुझे जानकारी मिल रही है, मैं समझता हूं कि अमेरिका के लोग, कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, रशिया उनके रडार में नहीं आना चाहिए था, लेकिन शायद उनके लोगों की एक ब्यूरोक्रेटिक रवैया रहा, एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच रहा। इस ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के जरिए वो आज भी जो है रूस के साथ प्रतिद्वंदिता करने के लिए उनका एक तबका, उनके नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट का तबका तैयार है और वो यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जो कुछ भी क्यों ना हो, युद्ध एकमात्र रास्ता नहीं है। आज की तारीख में कई एक और रास्ते हैं, और देखें कि इसमें काफी रशियन लोग तो थे ही, जो लुहांस्क में, डोनेट्स्क में या क्रीमिया में तो थे ही थे, वो ले ही चुका है रूस, लेकिन कई पार्ट में रशियन लोग भी थे। तो रूस को सडनली लगा अपने आप को एसर्ट करने के लिए ये एक अच्छा मौका लगा। और जो भी डिक्टेटर या ऑटोक्रेटिक रूलर्स होते हैं, कुछ भी क्यों ना हो, देखिए इलेक्शन तो रूस में होता है, लेकिन इलेक्शन में ऑटोक्रेसी रूस में है, ये हम मना नहीं कर सकते। तो उनका एक होता है कि लार्जर देन लाइफ इमेज की वजह से
वो चले जाते हैं ऐसे मिस एडवेंचर में कि हम हीरो बन के इमर्ज करें। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, एक नहीं कई एक फैक्टर का ये कॉम्बिनेशन है, और इसमें हम नहीं कह सकते कि गलती किसकी है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, एक फुल फ्लेजेड मिलिट्री वॉर आज की तारीख में करना पूरी दुनिया की सुरक्षा के ऊपर एक आक्रमण बन जाता है, अगर हम ध्यान से सोचें तो। जी सर, लेकिन आप ये देखिए कि जब रूस जो है वो यूक्रेन में काफी ज्यादा, एक तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत शुरू में बहुत ज्यादा किया, चाहे वो गैस पाइपलाइन के थ्रू हो या फिर जितने भी जहाज, चाहे वो पानी वाले जहाज हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट मतलब जो दूसरे लड़ाकू विमान हो, उसको भी बनाने के लिए ज्यादातर जो अपना उनका वो था वो यूक्रेन में ही था। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता है कि जो अमेरिका जो है, अमेरिका के सतह पर, और अमेरिका अब किस रूप में यूक्रेन को मदद कर रहा है ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका के सतह पर ही यूक्रेन जो है वो आगे बढ़ा और रूस के इस मदद को भी वो मतलब बहुत ज्यादा मदद नहीं समझ रहा था कि अमेरिका में उनके नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के जो भी लोग हैं उन्होंने बड़े ब्यूरोक्रेटिक तरीके से काम किया। वो अभी भी कोल्ड वॉर की मानसिकता से जो है रूस को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे। यूक्रेन एक फ्रंटलाइन स्टेट था और वहाँ वो जिस तरीके से वो आ रहे थे और यूक्रेन को जो भी कहें कि कोर्ट कर रहे हैं या इंगेज कर रहे थे, वो उस इंगेजमेंट से रशिया की चिंताएं बढ़ रही थी। और जो भी आप छोटे देश हैं, मैं साउथ एशिया में भी और जगह भी कहूंगा कि जो भी छोटे देश हैं, आपके पास अगर बहुत बड़ा शक्तिशाली देश है तो आप उस झगड़े में मत पड़िए। आज हम नॉन अलाइनमेंट को बहुत खराब कहते हैं और सारे लोग टीवी पे बैठे बैठे ये तथाकथित जर्नलिस्ट लोग जो है अपनी भविष्यवाणी करते रहते हैं, जो जीवन में उन्होंने एक निर्णय नहीं लिया और अपने निर्णय का एक खामियाजा वो भुगत नहीं सकते, तो ये लोग कहते रहते हैं। लेकिन ये दुनिया का एक वास्तविकता है इस दुनिया की कि अगर आप किसी शक्तिशाली देश के साथ हैं, उसके पड़ोसी हैं और उस देश से लड़ाई करने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो उसको प्रोवोक मत कीजिए, क्योंकि उसको प्रोवोक करने का मतलब आप आफत को बुला रहे हैं। तो जो भी था, रूस के यूक्रेन की तरफ से काफी इमेच्योरिटी हुई, वो अमेरिका के बहकावे में या वेस्ट के बहकावे में आए। तो देखिए, वेस्ट को भी नहीं करना चाहिए था और इनको अपनी वास्तविकता को समझना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास तो ये छोटे छोटे देश हैं जो यहाँ वहाँ चले जाते हैं और आप समझते हैं कि वो सोचते हैं कि नहीं वो दूसरा देश हमें बचाने आएगा। आज की तारीख में आपने देखा कि अफगानिस्तान में क्या हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति वो जाती और जाते जाते अमेरिकी सैनिकों तक पे आक्रमण हुआ। तो ये तमाम चीजों को कैलकुलेट करके इन्होंने आक्रमण किया है, रूस के राष्ट्रपति ने आक्रमण किया है। मैं उस आक्रमण का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, लेकिन जो गलती है, जो मिसकैलकुलेशन है, ये यूक्रेन की तरफ से भी हुई है। देखिए, आप जो है एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन लेके एक सरकार नहीं, एक देश नहीं चला सकते। एक देश चला रहे हैं तो आपको प्रैग्मेटिक होकर आपकी अपने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए था। वहां पे लैप्स यूक्रेन से जरूर हुई है कि उन्होंने ऐसा मिसकैलकुलेशन किया कि ये युद्ध हो गया। भले ही दुनिया आपको सिंपैथी देती रहे, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके कॉस्ट आपके लोग जो झेल रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के राष्ट्रपति की और यूक्रेन की सरकार की बनती है। जी सर, क्या आपको लगता है कि रूस के इस हमले के बाद चीन का भी मनोबल बढ़ेगा और हो ना हो कि वो भी ताइवान पर कुछ इसी तरह की कार्रवाई करे? देखिए, चीन तो कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन चीन के लोग चाहते नहीं है, वो दो कदम आगे एक कदम पीछे एक कदम दाएं बाएं करके चलते हैं। लेकिन चीन की पूरी मंशा है दुनिया, वो डायरेक्ट लड़ाई भी नहीं करना चाहते। वो डायरेक्ट लड़ाई तभी करेंगे जब वो आश्वस्त हो कि उनकी ताकत 10 गुना अधिक है, तो वो कर सकते हैं। चीन का जैसे हमने कई दफे DF-17 मिसाइल की मैं बात कर रहा हूँ, मेरी अगर याददाश्त सही है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है, जो ताइवान तो छोड़ दीजिए, वो जो फार ईस्ट में जितने अमेरिकन बेसेस हैं उसको डैमेज कर सकती है और अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है। तो उसके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम वहां पे नहीं है। साथ ही पूरी सैटेलाइट वॉर की जो चीन की कैपेसिटी है कि पूरे अमेरिकन सैटेलाइट को वो ब्लाइंड कर सकता है, डैजल कर सकता है। तो चीन तो ताइवान के लिए तैयार बैठा है, लेकिन सिर्फ ताइवान करे हम कह नहीं सकते। चीन की अपनी इंपीरियल एम्बिशन है और चीन की इंपीरियल एम्बिशन में ये बात रूस के लोगों को जानने की जरूरत है कि वो चीन समझता है कि साइबेरिया भी चीनी साम्राज्य का एक हिस्सा होना चाहिए। और इस तरीके से अगर इस झगड़े से रूस कमजोर होता है तो रूस के पास ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो चीन के खेमे से बाहर चला जाए, और चीन चाहेगा कि रूस इतना कमजोर हो जाए कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, बल्कि रूस को वो दबा सके। और साथ में आज की तारीख में मेरा मानना है कि रूस और अमेरिका की दोस्ती बहुत जरूरी है और उसमें भारत का रोल बहुत अहम हो जाता है।
नहीं तो चीन तो निश्चित रूप से यही प्लान कर रहा है कि रूस भी कमजोर हो जाए, अमेरिका भी कमजोर हो जाए। सर ये आखिर नॉर्थ पोल और साउथ सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया है। क्या होगा? दोनों आखिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दोनों को एक जगह कैसे लाया जाए? नहीं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में ब्रिज जो है वो भारत होना चाहिए था, जो कि भारत दुर्भाग्य से जो है हम अपने बातों के अलावे कुछ नहीं, उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखिए, हालात बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सर्कमस्टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जियोपॉलिटिक्स में। सर्कमस्टेंसेस ने 2001 के बाद हमें बहुत मौका दिया। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से नहीं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ और मैं कहता हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूशन 18वीं 19वीं शताब्दी के मोड़ पे हैं, उससे अधिक या अधिक से अधिक 20वीं शताब्दी के पहले हाफ लाइफ का है, उससे अधिक है नहीं। तो हमें परिस्थितियों ने एक बहुत बड़ा मौका दिया था, लेकिन उस मौके को हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए प्रवीण जी, क्योंकि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का ब्रिज भारत होना चाहिए था। मैं भारतीय होने के नाते नहीं कहता हूँ, बल्कि जो लोग दुनिया की स्थायित्व के बारे में, दुनिया की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, उनका मानना है। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा चीन का है, क्योंकि चीन कभी एक डेमोक्रेटिक तरीके से सोच ही नहीं सकता, उसे फ्रीडम का कहीं एहसास नहीं है, पावर का भी कहीं एहसास नहीं है, और साथ में चीन जो है हर किस्म के आइडेंटिटी ड्रिवन टेररिस्ट से लेके हर तरीके के लोगों को प्रश्रय दे रहा है। तो रशिया में भी खतरा है, लेकिन देखिए कि रशिया में आज भी इस वॉर के खिलाफ लोग सड़कों पे चले आए हैं। शायद अगर एक बढ़िया पॉलिटिकल सिस्टम आ जाए रशिया में तो चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन देखिए तमाम लोग जो है अफ्रीका में हो या फार ईस्ट में हो या इवन रशिया में हो, उन सब की ये है कि वो देखते हैं कि भारत जो है डेमोक्रेसी रह के अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। और भारत देखिए, हम कोई मैंने छोटे मोटे देश नहीं है। जी सबसे पुरानी सभ्यता, धन्यवाद, क्षमा कीजिएगा थोड़ा, सबसे पुरानी सभ्यता, दुनिया के सबसे पॉपुलस कंट्री, इनफैक्ट चीन के बराबर के पॉपुलेशन है, दुनिया में इतने सीईओ हमने दिए हैं, लेकिन हमारा जो है मैंने भारत का क्या जीडीपी कम होना या जीएनपी कम होना, इकोनॉमिक पावर कम होना, आरएनडी कैपेसिटी उतना रोबस्ट नहीं होना, पॉलिटिकल सिस्टम का भी वो गवर्नेंस में पॉलिटिकल सिस्टम का उतना योगदान नहीं कर पाना, ये तमाम चीजें जो भारत की अंदरूनी हिस्से जरूर है, लेकिन इससे हो ये रहा है जो तानाशाही ताकतें हैं दुनिया भर की या साम्राज्यवादी ताकतें हैं जो दुनिया भर की, उनका मनोबल बढ़ गया है प्रवीण जी। तो मेरे ख्याल से इन तमाम चीजों में मैं मानता हूं कि दुनिया की सुरक्षा स्थायित्व के लिए भारत का मजबूत होना, भारत का प्रोएक्टिव रोल प्ले करना, और सिर्फ डिप्लोमेसी के जरिए ही नहीं बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को मजबूत करके एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना दुनिया के लिए बहुत आवश्यक हो गया है। पता नहीं ऐसा हो पाएगा या नहीं, लेकिन दुनिया की सुरक्षा उसी जरिए से हो सकती है, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ब्रिज को भी मिटाने की हमें पोटेंशियल तो जरूर है। जी सर, क्या आप ऐसा मानते हैं कि अमेरिका को उसी की चाल में फंसाकर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है? क्योंकि नेटो तभी कोई सैन्य कार्रवाई करती है जब नेटो में शामिल देश पर कोई अन्य देश हमला करता है, ऐसा यूएन चार्टर भी कहता है। लेकिन रूस ने पहले ही दो अलग अलग देशों को मान्यता दे दी और फिर दोनों देशों से अपनी रक्षा के लिए रूस से समर्थन मांगा, दोनों देशों ने, जिसके बाद रूस ने सैनिक मदद के तहत यूक्रेन पर हमला किया। तो क्या ऐसे में अमेरिका अपनी ही चाल में नहीं फंस गया है? देखिए, ये जो लीगलिज्म की बात आप कर रहे हैं, कानूनी इसकी बात, तो जियोपॉलिटिक्स में या सुरक्षा में या वॉर में ये लीगलिज्म नहीं चलता। रूस ने अपनी ताकत का अंदेशा किया, रूस कैलकुलेशन किया, वो काफी दिनों से कैलकुलेट कर रहा है कि अमेरिका किस हद तक रिस्क ले सकता है, किस हद तक वॉर के लिए तैयार हो सकता है। तो उसने कैलकुलेट कर रखा था कि अमेरिका नहीं आएगा। ये सारी चीजें जो है ना, ये फॉर्मलिज्म है, कि ये फॉर्मेलिटी है कि किस हद तक वो जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि यूरोप में एक जबरदस्त एंटी वॉर लॉबी है जो वॉर नहीं चाहती। वो यहाँ तक कि चीन से भी अच्छे संबंध बना के रखना चाहते हैं, थोड़ी दिक्कत भी झेलना चाहते हैं, लेकिन वो वॉर नहीं चाहते। इन तमाम कैलकुलेशन के बाद रूस क्या है, ये टोटली मैं कहूंगा कि ये पावर ड्रिवन कैलकुलेशन है, पावर कैलकुलेशन है। और जो आप बातें कह रहे हैं वो लीगल बातें जो है कि उसने ये सब कार्रवाई की, अगर आपके पास ताकत है तो आप करवा सकते हैं। और रूस जो है हाइब्रिड वॉरफेयर की काफी दिनों से बात कर रहा है, प्रैक्टिस भी किया, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ बात कर रहा है। देखिए, जैसे इंटरनल इश्यूज उसमें चेचनिया का मैं उदाहरण देता हूँ कि चेचनिया को जिस कठोरता के साथ दमन करके उसको उसने एकदम नॉर्मलाइज कर दिया, उसके उदाहरण दुनिया भर में बहुत कम होंगे। तो देखिए, रूस ने पूरी कैलकुलेशन कर रखी है और उसके कैलकुलेशन से अमेरिका बिल्कुल आने की स्थिति में नहीं था। तो बाद बाकी ये इसने दूसरे डिटेल्स वर्कआउट किए हैं। जी
सर आखिरी सवाल होगा आपसे कि एक तो भारत अब ऑपरेशन गंगा के तहत जो है वो अपने नागरिकों को वापस वतन ला रही है, लेकिन आज जिस तरह से रूसी हमले में कर्नाटक के एक नवीन कुमार हैं जो खारकीव में उनकी मौत हो गई है उस हमले में, तो क्या भारत सरकार यह कम से कम रूस से नहीं गुजारिश करके कम से कम या मदद मांग करके कि कम से कम हमारे जितने भी वहां से छात्र या नागरिक हैं उनको वापस आप आने दीजिए, उसके बाद आप कोई हमला कीजिए, तो ऐसी कोई बातचीत आपको लगता है क्या कि भारत सरकार के स्तर पर हो रही होगी? देखिए, ये कहना मुश्किल है। भारत सरकार गुजारिश क्यों करे? मित्रता है तो गुजारिश नहीं होती है, वो उनसे अनुरोध होता है। गुजारिश मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा विनम्र ये हो जाता है, उनसे जरूर कहेगी और ये एक्सपेक्ट की जाती है रूस से कि वो हमारे नागरिकों को। जब कोई नागरिक फंसे होते हैं तो उस वक्त आपको अगर गुजारिश भी करना पड़े तो करने में कोई बहुत बुराई नहीं है। हम देखिए, मैंने जो आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से नागरिक हमारे लिए, हम एक डेमोक्रेसी हैं। रूस जैसे या चीन में तो नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ नागरिकों की जान की बहुत कीमत है। तो संभव है बातचीत चल रही होगी और जानबूझ के ऐसा होगा नहीं, लेकिन जब भी वॉर होती है तो उसका कोलेटरल डैमेज होता है। लेकिन मैं उसी वजह से मैं कह रहा हूँ प्रवीण जी कि भारत का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर हम उतने मजबूत होते हैं तो लोगों के दिलों में दहशत होनी चाहिए कि किसी भी कीमत पे कोई भारतीय नागरिक नहीं हताहत हो। देखिए, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक चीज बड़ी साफ है कि कोई परमानेंट या इमोशनल फ्रेंडशिप नहीं होती। इससे पावर गेम होता है, डिप्लोमेटिक नाइस चीज की डिप्लोमेसी का की जरूरत होती है कि आप अच्छी बातें बोले, अच्छी भाषाएं बोले, लेकिन जिस समय आपसे डर होता है तो लोग आपकी बात सुनते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि उसी साइज के चीन के मुकाबले हमारी जीडीपी जीएनपी 1/6 पे है, हमारे इंटरनल आंतरिक कलह इतने मजबूत हैं, निश्चित रूप से हमारी डिफेंस फोर्सेस का जहां तक सवाल है, उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनकी बहादुरी, उनकी ब्रेवरी, उनकी कमिटमेंट, उसका कोई स्थान ही नहीं है। और मिलिटरी तो हम बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन कोलेटरल डैमेज जब ऐसे होते हैं तो शायद इसको अवॉइड करना मुश्किल होता होगा। और मैं ये भी मानता हूँ कि भारत सरकार जरूर उनसे टच में रही होगी, लेकिन हमें इससे निकलना होगा। कितने दिनों तक हम ऑपरेशन गंगा चलाते रहेंगे? बहुत बड़ा भारतीय डायस्पोरा है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। हमें ऐसी स्थिति लानी चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं उनको विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़े, हाई क्वालिटी एजुकेशन यहीं पे अवेलेबल हो। और बाकी जो हमारे लोग हैं, हम अपनी गुडविल से इंश्योर करें कि उनको भारत लाने की जरूरत नहीं पड़े, जो जहाँ है वहीं उनकी सुरक्षा हो सके। तो लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में तो ये आप सही कह रहे हैं कि भाई बातचीत करनी चाहिए और दोनों देशों को मदद करनी चाहिए अगर वो भारत से गुडविल की अपेक्षा रखते हैं। यूक्रेन भी कह रहा है, यूक्रेन ने अनुरोध किया भारतीय प्रधानमंत्री से बात करने के लिए, मदद करने के लिए, भारत के प्रधानमंत्री ने बात भी किया। तो दोनों का फर्ज बनता है, लेकिन वो फर्ज अपना तभी ठीक से निभाएंगे जब हम बहुत शक्तिशाली होंगे। और सिर्फ सम्मान नहीं, सम्मान के साथ भय का होना भी बहुत आवश्यक है प्रवीण जी। तो भारत जब तक उस स्तर पे नहीं पहुंचता, हमारे ख्याल से ऐसी दिक्कतें भविष्य में भी हमें आती रहेंगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जिस प्रकार से जितेंद्र ओझा जी कह रहे हैं कि भारत को निश्चित रूप से मजबूत बनना होगा, तभी भारत का पूरे विश्व में एक प्रकार से भारत विश्व में मजबूत स्थिति में आएगा। तो इसके लिए कम से कम भारत को अपने आंतरिक स्तर पर बहुत मजबूती करने की जरूरत है। जो दर्शक अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।